स्कूलिंग भी उस टाइप की ऐसी थी कि जहाँ ड्रेस नहीं होती थी और पार्टी उस जमाने की पार्टी गांव भी सड़क से लगभग 32 किलोमीटर पैदल था। और 32 मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो बचपन बीता गाय भैंसों के साथ बीता। हमारे जब हम गोपेश्वर पहुंचे तो लगा कि वास्तव में हम इस भीड़ में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो आप छात्र जीवन से राजनीतिक जीवन तक कैसे पहुंचे? 4 बजे उठना, प्रार्थना वंदना करना और साथ साथ ही मैं एनसीसी का कैडेट भी रहा हूँ। और राजनीतिक जीवन में जहाँ तक आपने जिक्र करा, मेरा संबंध पहले आरएसएस से रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारत का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक लड़ा और छात्र संघ का उपाध्यक्ष 1100 वोट से लोगों ने जिता दिया। तो जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आपके आदर्श कौन है, कौन रहे? इससे राष्ट्र को परम वैभव की ओर पहुंचाना है। दर्शन को पढ़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ा है, तो उन्होंने और ये समाज तब सुधरेगा, हमें सिक्योरिटी तब मिलेगी जब मेरा गांव का बच्चा आईएएस बनेगा। हमारे जो पवाड़े हैं, हमारी जो बगडवाली है, पंडवानी है, हमारा दर्द होते भी मजे है जो अरे गढ़वाई भी अपनी बरकरार रो कर लेगी। बेड़ो पाको बारे मासा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में। पूरे एनएच परिवार की ओर से दोस्तों, आज एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में उत्तराखंड की एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसी विभूति जो कि राजनीतिक सफर में बहुत आगे बढ़ चुकी है और साथ ही साथ इनका सामाजिक जीवन जनता के लिए समर्पित है। आज हमारे साथ युवा, समाज सेवी और एक कर्मठ व्यक्तित्व जो कि बहुत सारे दायित्वों पर रहे हैं। ग्राम क्षेत्र में आप प्रधान रहे हैं, प्रशासक इस समय आप हैं, साथ ही साथ आप ग्राम प्रधान संघ के उत्तराखंड के महामंत्री हैं और पूर्व में आप जो है जिला चमोली के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही साथ इस समय बात करें कि पार्टी के आप क्योंकि राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं, पार्टी में हैं आप, तो आप भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष हैं। आज हमारे साथ युवा एनर्जेटिक पर्सनालिटी श्री मोहन सिंह नेगी जी और आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। आज बात करेंगे आपके जीवन की, बात करेंगे आपके बचपन की, बात करेंगे आपके परिवार के बारे में, शिक्षा, दीक्षा, इसके अलावा आपका खेल कूद, लड़ाई झगड़ा, कुछ नोटी बातें, इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। भाई ने जो पद संभाले उन पदों में भाई खाली आप जीते या आपने कोई कार्य भी किया, नेताजी हैं तो लपेटे में आज हैं। व्यक्ति विशेष की बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, खट्टी मीठी बातें। तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में, विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार पुंडर जी, और साथ साथ ही आपके जो एनएच परिवार के लोग हैं, आपका जो चैनल है उसके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम मोहन सिंह नेगी और मैं वर्तमान में प्रशासक हूँ ग्राम पंचायत रानी जनपद चमोली का। बहुत सीमांत गांव है और मैं वहाँ का भी वर्तमान में प्रधान हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जानना चाहेंगे, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स होंगे, आपका बचपन कैसा रहा, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही, जो बचपन की आपकी शिक्षा दीक्षा है वो कैसी रही? पुंडर जी, हमारा बचपन ये कहें कि उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में निकल के आया है कि जहां हम लोगों ने जब जन्म लिया तो जन्म लेते हुए सीधे हमने खेती बाड़ी, गाय भैंस और जो स्कूलिंग भी उस टाइप की ऐसी थी कि जहां ड्रेस नहीं होती थी और पार्टी उस ज़माने एक पार्टी होती थी। तो जैसे हमारा पहली कक्षा में हमारे पिताजी ने वहाँ पर अध्यापन के लिए प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, वहाँ भेजा, तो हमने कोई किताब और कॉपी नहीं देखी। हमने पार्टी और बस्ता और बोलख्या होता था, तो वो लेकर के हम विद्यालय में गए। और उस ज़माने में आप कह सकते हैं कि जब प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक उत्तर प्रदेश से होते थे, एटा, बदायूं, मैनपुरी से लोग आते थे, तो उन्होंने हमें अक्षर ज्ञान दिलाया और वो पार्टी और बोलख्या का जो अक्षर ज्ञान था वो आज तक हमें प्रेरित कर रहा है। और मैं बताऊँ कि मेरे गाँव में लगभग 1955 का प्राथमिक विद्यालय है और उसमें हम लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई करी। उसके बाद 6वीं से 8वीं तक जूनियर हाई स्कूल था और वो वहाँ अपनी जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई हुई। और जैसे ही 8वीं पास हुई तो उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि लगभग वर्ष 2000 से पहले उत्तराखंड में सड़कें नहीं थी, तो मेरा गाँव भी सड़क से लगभग 32 किलोमीटर पैदल था। और 32 किलोमीटर पैदल होने के बावजूद माँ बापों की चिंता होती है और बच्चे को आगे पढ़ाई लिखाई करनी, कैसे शिक्षा दीक्षा होगी। तो उसके लिए हमारे पिताजी थोड़ा पढ़े लिखे थे उस ज़माने में और गाँव के पोस्ट मास्टर थे, तो उन्होंने सोचा विचारा और मुझे सीधे मेरा एडमिशन राजकीय इंटर कॉलेज साबरी शहर था वहाँ करवा दिया। और हमारे कुल पुरोहित हमारे आदरणीय सूर्यमणि हटवाल जी थे, गुरुजी, उनके घर पे मेरा रहना हुआ। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र गोपेश्वर हुआ, तो मैं राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में मैं यहाँ पढ़ने के लिए आ गया। तो पहली बार ये मान के चलते हैं कि दुनिया में मेरा इंट्रोडक्शन बाजार से हुआ कि किस प्रकार की मार्केट में शिक्षा दीक्षा होती, कैसे गाँव का माहौल है। क्योंकि हम जो गाँव के माहौल में थे वहाँ गाय भैंस
मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो बचपन बीता गाय भैंसों के साथ बीता। हमारी दादी जी के पास 5 भैंसें थी, गाय भैंस खूब सारा बकरियाँ थी। तो वो जीवन हमारा वहाँ से प्रारंभ हुआ। और जब हम उस जीवन से यहाँ गोपेश्वर की जब शहरी लाइफ में आए तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। तो वो जो गांव का अक्षर ज्ञान था, माता पिताजी की जो डांट थी, दादी का जो प्यार स्नेह था, गाय भैंसों के साथ जो हमने वो धूल खाई थी, और उसके बाद जो वो चीज़ें हमें यहाँ प्रेरित करी। जब हम गोपेश्वर आए तो हम अपने को देखा कि हज़ारों की संख्या में छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं। इंटर कॉलेज में देखा 2300-2400 बच्चे पढ़ते थे। तो देखा कि उस छात्र संख्या में हम अंतिम पायदान में खड़े थे, अंतिम पायदान में खड़े थे। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने ABCD 6वीं कक्षा में प्रारंभ किया। A से Z का जो अक्षर ज्ञान था 8वीं में पूरा किया हम लोगों का। तो जब हम गोपेश्वर पहुंचे तो लगा कि वास्तव में हम इस भीड़ में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। जब हम गोपेश्वर पहुंचे तो लगा कि वास्तव में हम इस भीड़ में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। प्रयास किया धीरे धीरे, तो उस भीड़ में थोड़ा आगे आने का प्रयास किया। तो ये मेरी जो प्रारंभिक से लेकर 12वीं की शिक्षा गोपेश्वर में रही, और उसके साथ साथ अन्य चीज़ें हमने यहाँ सीखी। तो लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि मैं गोपेश्वर आके बहुत कुछ दुनिया से जुड़ा रहा। चलिए, बहुत खूब। 2 चीजें मुझे आपकी बहुत एंटिक लगी। अब तो 2 चीजें आपसे पूछनी है। पहले तो आप अपने गोलकिया के लिए कमेड़ा कहाँ से लाते थे, और दूसरे में आपकी अपनी जो पार्टी होती थी उसमें मोसा कहाँ से लगाते थे। मोसा माने ब्लैक जो होता है। जी, 2 सवाल आपसे रहेंगे। जो गोलकिया पार्टी का आपने जिक्र किया कि पूरे उत्तराखंड में लगभग जितने भी पुराने लोग पढ़े लिखे हैं, जो बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, कोई IAS हैं, PCS हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वो लोग गोलकिया पार्टी से पढ़ के आए हैं। बस सफलता का जो मूल मंत्र था वो गोलकिया पार्टी थी। अब वो पार्टी कहाँ से आती थी? पार्टी तो जो कि मिस्त्री होता था, तो हमारी कोई लकड़ी होती थी और रंता लगा के उस पार्टी को तैयार करता था, उसमें डोरी बांधी और लटका के चले। और उसमें एक हम बैठने के लिए एक बोरी भी साथ साथ स्कूल में ले जाते थे, और वो बोरी भी उसी में रहती थी। और उसके बाद जो हमारा कमेड़ा होता था, तो कभी खेतों में और कमेड़े की जो छोटी छोटी खदानें वहाँ से निकाल के लाए, और उसको पानी में वो करके एक छोटा सा दवाई का कोई प्लास्टिक का डब्बा या कोई ऐसा होता उसमें लगाए, और एक डोरी और एक रिंगाल की कलम भी होती थी। देखो, गोलकिया पार्टी के साथ आपको रिंगाल का भी जिक्र जरूरी है। रिंगाल की कलम होती थी, जिस कलम से हमने अक्षर ज्ञान शुरू करा, उस रिंगाल की हम कलम 3-4 कलमें बना के रखते थे, और वो कलम बनाने का काम पिताजी का रहता था। और वो गोलकिया पार्टी स्कूल जाती थी, और उसके साथ एक मोसा। अब कभी हम क्या करते थे कि जो चूल्हे का, भाई गैस तो था नहीं, चूल्हे में कोयला होता था, उस कोयले को पीसा, उससे वो करा, और नहीं तो फिर तवा के नीचे का जो झोल बोलते थे हम लोग उसको, मोसा, उससे हम ठीक करके वो कर लेते थे। फिर जो कांच की शीशी, दवाई की शीशी होती थी, उससे घुट्टा मारते थे, या हमारी जो गंगा जी में जो गंगलोड़े होते हैं, उससे हम उसको ठीक करके चमकदार बनाते थे। जो ज़्यादा चमकदार बनाएगा उसको इनाम भी गुरुजी दे देते कि बोल के इसकी पार्टी ठीक है। तो ये पार्टी हमारे जीवन की सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र ये रहा है। चलिए, बहुत खूब। गुरुजी को जो स्कूल में छड़ी ले जाते थे, छड़ी नहीं कहेंगे, लकड़ी ले जाते थे, क्योंकि गुरुजी ने उसमें खाना भी पकाना होता था। तो उन्हीं यादों के साथ आगे बढ़ते हुए, और अब जानेंगे कि आपका जो छात्र जीवन रहा, तो आप छात्र जीवन से राजनीतिक जीवन तक कैसे पहुंचे। देखिए, मैं लगभग जब मैंने इंटर की जो कक्षाएं मैंने गोपेश्वर से अपना अध्ययन किया, उस दौरान मैं बहुत अनुशासित विद्यार्थी रहा हूँ। मैं छात्रावास में रहा हूँ, और छात्रावास में मैं कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत अनुशासन में रहते। सुबह 4 बजे उठना, प्रार्थना वंदना करना, और साथ साथ ही मैं NCC का कैडेट भी रहा हूँ। NCC का कैडेट भी रहा हूँ, और वो अनुशासन जीवन में एक रहा कि भाई अनुशासन से सब काम करने हैं। और 12वीं तक बहुत अनुशासित विद्यार्थी के रूप में हम लोग रहे। और जैसा कि मैं पहले बहुत सीधा व्यक्ति था, प्रार्थना कक्ष में कभी आगे गया तो शर्माना, हिजरेशन करना, कांपना, ये जीवन की वो समय वो रहा। लेकिन जैसे जैसे मेरी 12वीं की परीक्षा पास हुआ, यहाँ से मेरे पिताजी ने मुझे गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में भेजा। और श्रीनगर एक सांस्कृतिक केंद्र भी है, और जिसे कहते हैं कि पूरे उत्तराखंड का एक पढ़ाई का हब है, वहाँ हमें भेज दिया गया। और जब वहाँ एडमिशन हुआ तो एडमिशन में देखा, मैं वही बात करी कि हजारों की संख्या में वो अच्छा छात्र पढ़ने के लिए आते थे। तो एक दिन मैं विश्वविद्यालय की परिसर में जब फर्स्ट दिन गया, तो मेरी नज़र वो बड़ी शानदार बिल्डिंग में पड़ी। तो वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, भीड़ थी, बहुत सारे, मतलब चहल पहल जैसे कह सकते हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं इस पायदान में कहाँ खड़ा हूँ। कक्षाओं में गए तो ये मान के चलो कि इतनी भीड़ थी, 400-500 की वो भीड़ थी, उसमें अंतिम पायदान में हम लोग बैठे होते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे आज भी याद है कि 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। उस दिन मुझे मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि बेटा आपको कुछ बोलना है। तो पहला जीवन का, एक सार्वजनिक जीवन का, तब मैंने पहला भाषण वहाँ दिया था और 5 मिनट का बोला था। तो ये शुरुआत सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने की हुई। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीतिक जीवन में जहाँ तक आपने जिक्र करा, मेरा संबंध पहले RSS से रहा है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारत का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जिसकी स्थापना 1925 में हुई। तो उस संगठन से मैं सन 1996 में गोपेश्वर से जुड़ गया था। संघ की जो शाखा होती है, शाखा खेल और खेल के माध्यम से वहाँ खेलकूद, व्यायाम और राष्ट्र निर्माण की भावना, वहाँ पर जो देश प्रेम की भावना होती है वो सिखाई गई। वही बात मुझे विश्वविद्यालय परिसर में वहाँ काम करने का मौका मिला और अपना जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसमें जुड़ने का मौका मिला। और उस संगठन के माध्यम से हमने बहुत सारे सामाजिक कार्य उस विश्वविद्यालय में करे, शिक्षा को लेकर के, नगर की समस्याओं को लेकर के हमने बहुत बड़े आंदोलन वहाँ चलाए। और जब विद्यार्थी परिषद में जुड़ा उसके साथ अध्ययन भी करते रहे। और विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के बाद हमने पूरा लगभग 8-9 वर्षों तक विश्वविद्यालय में काम किया। मैं वो बहुत सारे दायित्वों पर भी विश्वविद्यालय के रहा। और फिर मेरे संगठन ने तय किया भाई कि आपको छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा। और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि उत्तराखंड के जनपद चमोली के सीमांत गांव ईरानी का एक बच्चा जो गाय भैंसों के साथ रहा है, इतना किलोमीटर पैदल चला है और ये जिम्मेदारी कि भाई आपको चुनाव लड़ना है। और 2004 में मैंने पहले अपने जीवन का एक कला संघ का प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा। वो चुनाव में हार गया क्योंकि अनुभव कुछ ऐसा था नहीं और ऐसा हुआ नहीं, तो 27 वोट से चुनाव हारा। उसके बाद कुछ समय पढ़ाई हुई और 2007 में फिर पुनः विद्यार्थी परिषद ने मुझे चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। तो 2007 में मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज में गया तो चुनाव लड़ा और छात्र संघ का उपाध्यक्ष 1100 वोट से लोगों ने जिता दिया। तो ये मेरी बड़ी उसमें विद्यार्थी परिषद की अचीवमेंट रही है। चलिए, बहुत खूब कि भाई आपका जो छात्र जीवन है उससे आप राजनीति में अपने छात्र जीवन में ही बढ़ गए। अब क्योंकि जो आपका जीवन है सादगी भरा है, आपने जब भी देखा होगा तो मैंने कभी आपको इस प्रकार से नहीं देखा कि बहुत टिप एंड टॉप टाइप में कह सकते हैं। सादगी भरा जीवन है, सादा जीवन, उच्च विचार आपने लेके चले हैं। अब जानेंगे इस बारे में कि आखिर आप एक टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हैं, युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं और आपका विजन बहुत क्लियर है। तो अब क्योंकि आपने अचीवमेंट्स बहुत सारी ली हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आपके आदर्श कौन है, कौन रहे? देखिए, मैं पहले जब अपने छात्र जीवन में था मुझे अध्ययन करने का बहुत बड़ा शौक था। तो जीवन में बहुत सारे लोगों को पढ़ा, अपने भारतीय चिंतकों को पढ़ा, विदेशी चिंतकों को पढ़ा, कम्युनिस्टों को पढ़ा, लेकिन मुझे जो एक नाम अपने भारतीय जीवन दर्शन में मिलता है, स्वामी विवेकानंद जी, और जिन्होंने अल्प आयु में पूरे मतलब दुनिया को इतना बड़ा ज्ञान दिया। तो विवेकानंद जी को पढ़ करके मैंने उनकी एक पुस्तक पढ़ी थी, तोड़ो कारा तोड़ो। तो वो पुस्तक जब हमने पढ़ा तो वास्तव में हमें अपने जीवन में लगा कि वास्तव में किस पायदान में खड़े। तो विवेकानंद जी ने जिस प्रकार छोटी 40 से 41 साल की उम्र में पूरी दुनिया को संदेश दिया, अपने शिकागो का जो भाषण दिया, तो उससे प्रेरित होकर के हमने अपने जीवन में एक आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को माना है। बहुत खूब। और अब भाई जो नेक्स्ट सवाल है, आखिर आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े रहे हैं, तो क्या आपकी विचारधारा है, क्या आप कहना चाहेंगे आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के बारे में? 2-3 चीज़ें हैं। कभी आदमी जब अपने जीवन के उस पायदान में आता है कि जब आप परिपक्व हो जाते हैं और आपको अपने जीवन की दशा भी तय करनी होती है, तो आप एक कोई गोल चुनते हैं कि मुझे क्या करना है। विशेषकर हम जब सोशल या छात्र जीवन में जुड़े तो हमने संघ के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से अपने को जोड़ा, उसके साथ विद्यार्थी परिषद जोड़े। और जो विद्यार्थी परिषद और संघ का एक लक्ष्य है कि हमें इस राष्ट्र को परम वैभव की ओर पहुँचाना है। भारत कहते हैं कि कभी दुनिया में सोने की चिड़िया थी और वेद पुराण बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में रही। और एक दौर ऐसा भी आया, मध्यकाल का जो दौर आया, कि हमें मतलब दुनिया के सामने इस तरीके से खड़ा किया गया कि ये तो भारत तो सांप सपेरों का देश था, यहाँ तो अनपढ़ लोग रहते थे, ठीक है। जिस देश ने सोने की खोज करी हो, जिस देश ने वेद और पुराणों का ज्ञान दिया हो, जिस देश में वेद पुराण लिखे गए हैं, जहाँ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, विज्ञान इतना डेवलप था, उस देश को इस पायदान पे खड़ा कर दिया गया था। वो बड़ी चिंता होती है। आज जो वर्तमान का मैं परिदृश्य देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम दोबारा उस लक्ष्य की ओर प्राप्त पहुँच रहे हैं कि दुनिया हमको जान रही है कि वास्तव में भारत क्या था। हमारे पास सब चीज़ें थी, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, बहुत सारी चीज़ें थी। आज दुनिया ने हमसे सीखा। जब यूरोप में बहुत ज़्यादा साइंस नहीं थी, अब हमारे भारत में थे, अणु और परमाणु का ज्ञान हम लोगों ने दिया। तो वो हम चाहते कि हम दुनिया को क्यों ना दें। तो नई पीढ़ी जो हम इसलिए विद्यार्थी परिषद या संघ से जुड़े हैं कि हम नई पीढ़ी को वो दें कि हम दुनिया में सबसे सर्वोच्च शिखर पर हैं। हम हिमालय के लोग हैं, हिमालय से एक अच्छा संदेश दुनिया को देते हैं, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। बहुत खूब, बहुत शानदार भाई। पूरी दुनिया ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की खोज करी, तो हमने 0 कर गए उसको।
पूरा अनंत कर दिया, इन्फिनिट कर दिया। ऐसा है हमारा देश। और ऐसे ही आप, क्योंकि आप एक विलक्षण प्रतिभा हैं, युवा प्रतिभा हैं। अब देखिए एक बहुत गजब का वाकया है। आपको पूरे क्षेत्र ने, आपके गांव वालों ने, आपके ग्राम वासियों ने, जो भी आपकी ग्राम सभा होती है, उन्होंने निर्विरोध आपको बना दिया प्रधान। तो जानेंगे कि आखिर आपको निर्विरोध क्यों बनाया गया प्रधान, और साथ ही साथ आपकी अचीवमेंट। आपने जैसे कहा भाई क्यों मुझे प्रधान बनाया गया, और मैं ये कहता हूँ कि मैं तो विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ आदमी था और मैं बीएड भी करा हूँ, मैं एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग से हूँ, और मुझे प्राइवेट सेक्टर में मैंने नौकरी करी है। इकबाल यूनिवर्सिटी में मैं एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम किया हुआ हूँ। उसके बाद मैं जब लौट के आया तो अपने जीवन के लक्ष्य को देखा कि वास्तव में हम किस लिए काम कर रहे हैं। नौकरी मतलब अपनी सिक्योरिटी, अपने परिवार की सिक्योरिटी, लेकिन उस समाज की सिक्योरिटी कौन करेगा? क्योंकि मैंने पंडित दीनदयाल जी के दर्शन को पढ़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ा है, तो उन्होंने अंत्योदय की बात करी है। समाज के अंतिम पायदान में जो व्यक्ति बैठा हुआ वो समाज की मुख्य धारा में कैसे जुड़े, उसके लिए कैसे काम हो। मैं जब गोपेश्वर आया, माननीय विधायक जी हमारे बद्रीनाथ के महेंद्र वर्मा जी, उनका विधायक प्रतिनिधि था और गांव आना जाना था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे ये मैंने तय किया मैं चुनाव लड़ूंगा या प्रधान बनूंगा, ऐसा कोई नहीं था। और 2019 में जब चुनाव चल रहे थे, सरगर्मियाँ थी, तो मेरे गाँव का लोगों का मुझे मैसेज आया। उसमें फ़ोन फान तो थे नहीं, मैसेज है कि भाई नेगी जी आपको घर आना है और कुछ बातचीत करनी है। तो मैंने कहा ठीक कोई काम होगा। हम लोग गांव गए तो उन्होंने एक मीटिंग करी कि हम आपको प्रधान बनाना चाहते हैं। जो प्रश्न आपका था वो प्रश्न मैंने गांव वालों से पूछा, भाई मुझे क्यों प्रधान आप लोग बनाओगे, मैं क्या कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा गांव बहुत दूर का गांव है, सड़क नहीं है, विद्यालय नहीं है, विद्यालय में अध्यापक नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, संचार के साधन नहीं है, बैंक्स नहीं है, हम क्या करेंगे? तो भाई मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? तो लोगों ने कहा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे हैं, समाज की चिंता करते हैं, हमें आप पर विश्वास है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे एक शर्त रखी, भाई मैंने कहा मैं चुनाव में कंपटीशन में नहीं आ सकता हूं, क्योंकि कोई मेरा चाचा है, कोई चाची है, कोई भाई, कोई कुछ है, कोई मित्र है। यदि चुनाव कंपटीशन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति में दुश्मनी हो जाएगी, मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूं। तो उन्होंने एक मीटिंग करी, 2 करी, तीसरी चौथी मीटिंग मुझे गाँव ने प्रमाण पत्र दिया कि आप निर्विरोध प्रधान हम आपको बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ शर्तों के एक पुलिंदा भी बांध दिया। अच्छा जी, कि भाई स्कूल चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, नेटवर्क चाहिए, ये बहुत सारे। उन्होंने कहा भाई देखो मनरेगा या राज्य वित्त केंद्र वित्त के काम होते हैं, वो तो सामान्य प्रधान कर रहा है, रूटीन वर्क कर रहा है, लेकिन उससे एक्टिव क्या हो सकता है वो आप कर सकते हैं। तो पहली बार ही कह सकते हैं कि मेरे गांव में इन लगभग आज़ादी के बाद जब चुनाव हुए होंगे तो पहली बार निर्विरोध प्रधान मुझे लोगों ने बनाया। और जब निर्विरोध प्रधान बना तो तत्काल लगभग 2019 के बाद कोविड का बहुत बड़ा गंभीर संकट पूरे देश पर आया। उस संकट ने लगभग 1-1.5 साल में कुछ काम नहीं कर पाया। फिर वही प्रश्न लोगों के प्रधान जी सुन नहीं पा रहा है, ये प्रश्न लोगों का आने लग गया है। और उसके बाद मैं भी चिंतित था, लेकिन कहते हैं कि भगवान भी आपकी मदद करता है। और जब वो थोड़ा दौर कम हुआ तो हमने कार्य प्रारंभ करने शुरू कर दिए। तो उस जो आपका प्रधानी का दौर रहा, अभी आप प्रशासक हैं, तो उस समय आप लोगों ने जो अचीवमेंट्स ली हैं, तो वो क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? जो देखिए सबसे पहले मैं जीवन में शिक्षा को बहुत महत्व देता हूँ। यदि किसी के देश को मजबूत बनाना है या किसी शहर को या गांव प्रदेश को, उसकी शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था पे कुठाराघात किया। तो मैं ये चाहता था कि भाई मेरे गांव के एक बच्चा पढ़ा लिखा हो, एक बच्चा आगे बढ़े। और दिक्कत पहाड़ों में कि हमारा बच्चा अभी मैक्सिमम दूर क्षेत्रों के बच्चे अभी आईएएस नहीं बन पा रहे, पीसीएस नहीं बन पा रहे हैं या डॉक्टर्स नहीं बन पा रहे। रीज़न क्या है कि हम लोग उसकी प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हमारे स्कूलों में अध्यापक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो मैंने सबसे पहला जो ध्यान दिया वो शिक्षा पर केंद्रित किया कि मेरे गाँव का जो बच्चा पढ़ रहा है क्या उसको कुपोषण से व्यवस्था दे सकते हैं हम लोग क्या। तो उसके लिए पहले मेरे पास मेरे गाँव में विद्यालय भवन नहीं था, तो हमने डायरेक्टली जो वहाँ उसमें तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारी मैडम स्वाति भदौरिया थी, उनके पास आई और सांसद जी तीरथ सिंह रावत जी उनसे बातचीत करी और जैसे कैसे हम अपने लिए 20 लाख रुपए का विद्यालय का प्राथमिक विद्यालय का भवन लेकर गए और 1 साल में उसका निर्माण करवाया। निर्माण करवाया और उसके बाद तत्काल हमारा जो बच्चे थे उसमें शिफ्ट हो गए। अब यदि हमारा आसन शुद्ध है तो ये मान के चलो मंत्र भी शुद्ध होता है, भगवान भी उस मंदिर में ठीक रहेगी जो मंदिर ठीक ठाक होगा। आज भगवान राम का मंदिर बना है तो वो भगवान जी ठीक तरीके से। ऐसे ही मेरे गाँव में प्राथमिक विद्यालय बना तो वो बच्चे ठीक ठाक तरीके से है। अब विद्यालय तो बन गया, लेकिन उस विद्यालय में भाई अध्यापक भी होने चाहिए। 1-2 अध्यापक थे, बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने अच्छे शिक्षा दी, लेकिन वो भी कम होते और समय समय पर उनका स्थानांतरण भी हो गया। अब उसके बाद फिर मैं लगातार उसको लेकर लड़ता रहा और ताज्जुब का विषय होगा कि
वर्तमान में इस बार जनपद चमोली में मेरे विद्यालय को, प्राथमिक विद्यालय ईरानी को 5 अध्यापक मिले हैं। रोज में शिक्षा अधिकारी कार्यालय को, जो अपना एक ऑफिसर में शिक्षा मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और माननीय मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जिनका बहुत बड़ा मुझे एक स्नेह प्राप्त होता है, उनसे मैंने कहा भाई मुझे अध्यापक जी, ठीक है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गांव के विद्यालय को 5 अध्यापक मिले हैं और एक क्लास को एक अध्यापक मिला है। और यदि जिस दिन वो बच्चा 5वीं कक्षा प्राप्त करके इंटर कॉलेज में जाएगा तो वो बच्चा ABCD से लेकर अक्षर ज्ञान से लेकर बहुत वेल मेंटेन करके वो कक्षाओं में जाएगा। तो ये मान के चलो कि आज मैं प्राथमिक विद्यालय में मेरे पास के अच्छा भवन है, शिक्षक है, पूरी व्यवस्थाएं मैंने ठीक कर ली है और बच्चा अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। आप NCC में भी रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो क्योंकि आपने बताया था आप सीधे भी बहुत रहे हैं, बचपन में जो कोई किस्सा कहानी नटखट वाला, नॉटीनेस वाला कुछ याद है आपको? देखिए, मजा आएगा सुनकर। आपके वो सहपाठी जो कि आपके उस खेलने या उस नॉटीनेस में आपके साथी रहे होंगे, वो भी बड़ा प्रसन्न होंगे कि हाँ भाई को सब याद है। देखिए, आपने कहा कि मैं NCC का अनुशासित एक स्टूडेंट रहा हूँ, कैडेट्स रहा हूँ। और उससे पहले हम जब गांव में थे, एक किस्सा मैं सुनाता हूँ कि नोटी का, और उसके साथ साथ एक घटना भी हुई मेरे साथ। हम बचपन में क्या गाय भैंसों के साथ एक जंगल में थे, मुझे लगता है कि मैं 8वीं या 7वीं क्लास में रहूँगा। तो हमारे एक बहुत मोटा पेड़ जंगल में था, वो पेड़ टूट गया था। तो पेड़ टूटा हुआ तो वो जड़ से ही फिसल कर गिरा हुआ था और दूसरे पत्थर में जाकर एक ब्रिज का काम कर रहा था। तो एक दिन हम ऐसे गाँव में, जैसे हमारे दीपता जागर का हम काम करते हैं, ऐसे ही हम वो नकल कर रहे थे। और वो नकल कर बहुत सारे बच्चे थे, खेल रहे थे, दौड़ रहे, भाग रहे थे। और मैं कुछ, हमारे यहाँ जो का जुनियाल होते हैं, तो जुनियाल हाथ पे लेकर ऐसे मिट्टी के रूप में ले जा रहा था और एक दूसरे में फेंक रहा था। और चलते दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते वो उस आदमी तक पहुंचा और पता है मुझे नहीं चला कि मैं कब नीचे गिर गया हूँ। और जब मैं खड़ा उठा तो मेरा हाथ टूटा हुआ था, खून आ रहा था और मैं अर्धबेहोश की हालत में था, लेकिन उसके बाद भी तो घर पहुँच गया। तो मैं जानता हूँ कि वो एक नोटीपन भी था, एक जीवन की सीख भी थी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट रहे होंगे, कभी भैंस में बैठना और बागी में बैठना, उनके साथ दौड़ना, खेलना और गेंदुआ खेलना, ऐसी चीज़ें रही है जीवन में। तो ये जीवन का, बचपन का बहुत वो रहा है, हमारा अच्छा अनुभव रहा है। मतलब मजे बहुत लिए हैं आपने, और आज आप एक संतुलित जीवन जीते हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रेरणा का कार्य करते हैं आप लोगों के लिए। ये तो बहुत शानदार बात है आपके जीवन की कि आपने बहुरंगी आयाम देखे हैं अपने जिंदगी में। लेकिन अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, राजनीति में एक शब्द आता है डर्टी पॉलिटिक्स, कहीं आपने भी सुना है? जी बिल्कुल। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में देखते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल हो गया है। व्यक्तिगत आपको किसी के हिट करना या गुटबाजी करना, ये राजनीति में चल रहा है, चाहे कोई दल क्यों ना हो, चाहे वो किसी प्रकार का दल हो, किसी प्रकार की सोसाइटीज हो, ये चीज़ चल रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए। यदि हम इन चीज़ों से बचेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है, जो राजनीति में आना चाह रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम 1 लाख नए यूथ को राजनीति से जोड़ेंगे। लेकिन वो क्यों जोड़ेंगे हमसे? क्यों जोड़ेंगे भाई? मान लिया मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो वो मुझसे क्यों जोड़ेंगे? जब मेरा चरित्र अच्छा होगा, मेरा काम बहुत बेहतर होगा, और तब लोग हमसे जुड़ेंगे। आज मान लिया माननीय प्रधानमंत्री से लोग जुड़ रहे हैं तो उनके कामों को देख के जुड़ रहे हैं, वो देश को इस स्तर पर लेके गए हैं, आज दुनिया भारत को पूछ रही है। हम इसलिए अपना अच्छा चरित्र बनाएं। और मैं उन लोगों से को कहना चाहता हूँ जो राजनीति कर रहे हैं, किसी भी पार्टी में है या कोई भी प्रतिनिधि हैं, वो इस डर्टी पॉलिटिक्स से बचें। यदि आप बच गए, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब ये तो छोटी मोटी चीज़ें होंगी, लेकिन सुधार हम लोगों को जरूर करना पड़ेगा। बहुत सकारात्मक संदेश सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि कार्य आप जरूर करें, लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स से दूर रहें। एक जो ज्वलंत मुद्दा है, हमारे समाज का मुद्दा है। हर एक समाज में, हर एक देश में जो युवा होते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं, उसका आने वाला भविष्य होता है। और कहीं ना कहीं इस समय युवा कई गलत आदतों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और जिससे हो क्या रहा है कि कई माँ बाप के सपने टूट रहे हैं, कई युवाओं के सपने टूट रहे हैं, देशों के सपने तक टूट जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा ही होते हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और दूसरे में ऐसा क्या संदेश आप देंगे कि जिससे कई युवा सकारात्मक दिशा में चलने को मजबूर हो जाएं या सोचने को मजबूर हो जाए? देखिए, मैं वर्तमान परिदृश्य में देख रहा हूँ कि युवा थोड़ा भटकाव की ओर है।
और ऐसी उधेड़बन की स्थिति में हैं कि हम अपने को एक ऐसे उसमें फिक्स नहीं कर, एक खांचे में नहीं फिक्स नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना है बोल करके। और विशेषकर मैं उत्तराखंड की प्रदेश की बात करूं तो हम लोग केवल अभी एक पैरामीटर बना दिया कि भाई हम अपना काम धंधे करेंगे या छोटी नौकरी करेंगे। तो मैं इसको, ठीक है, काम धंधे होने चाहिए, छोटी नौकरी होनी चाहिए, लेकिन सपने बड़े बनाना चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होती है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव का बच्चा, अंतिम गांव का बच्चा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है, प्रशासनिक पदों पर बैठे। अभी वर्तमान में मैक्सिमम जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेशों के लोग हैं, ठीक है, वो ठीक है, पूरे देश में सबको अधिकार है जाने का, लेकिन क्या मेरे जनपद चमोली का बच्चा आईएएस नहीं बन सकता है? क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या इंजीनियर नहीं बन सकता है? और वो बच्चा क्यों ना बने, उसके लिए हमें सही दिशा देनी पड़ेगी, चाहे पॉलिटिकल टाइप के लोग हो, चाहे गाँव के प्रधान हो या कोई भी आदमी हो। तो उन बच्चों को उस खाके में हमें फिट करना पड़ेगा, उसका दिमाग तैयार करना पड़ेगा कि बेटा तुझे कल आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और ये समाज तब सुधरेगा, हमें सिक्योरिटी तब मिलेगी जब मेरा गाँव का बच्चा आईएएस बनेगा। उस गांव का बच्चा एक आईएएस बनेगा, 10 बच्चे और तैयार होंगे। मैंने एक राजस्थान का एक गांव देखा, उत्तर प्रदेश का एक गांव देखा, दोनों प्रदेशों के, जहां पता चले कि एक ही गांव में 18 आईपीएस है, एक ही गांव में 18 आईएएस है। आखिर क्यों? एक बच्चा बना, उसने अपने साथ 10 बच्चे को लेके वो आईएएस बना हुआ है। तो ये युवाओं की दिशा नशे की ओर न जाकर के वो देश की मुख्य धारा में जुड़े, ठीक है, और मुख्य धारा में जुड़े, लेकिन वो ब्रेन ड्रेन भी ना करे। वर्तमान में भारत का जो परिदृश्य हो गया है कि बच्चा, हम मेडिकल कोर्सेज यूनिवर्सिटी श्रीनगर से करवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से करवा रहे हैं, देहरादून से करवा रहे हैं, सरकार करा रही, और उसके बाद उसने एमबीबीएस किया, अपने वो डॉक्टरी, उसके बाद वो फ्रांस, रसिया, जापान चले जा रहा है, ठीक है। हमारा जो भारत का जो ब्रेन है वो ड्रेन हो जा रहा है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। हम उस ब्रेन को क्यों यहाँ नहीं रख सकते? हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे शोधार्थी बन सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, उनको यहीं रखें, उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो मेरा युवाओं को एक मैसेज है, अब नशे और की ओर न जा करके हम समाज की मुख्य धारा से जुड़े। भगवान ने हमें जिस दिन जन्म लिया उस दिन एक प्रकार की बुद्धि दी है, लेकिन उसको तराशना पड़ेगा। भाई पहन पूजे तो हर मिले, और हम एक तो सामान्य पत्थर होता है, उसको पत्थर को मूर्ति का रूप दे, वो भगवान बन जाता है। ये करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यही मेरा मैसेज है। बहुत खूब, बहुत शानदार, लाजवाब, जिसको कहें युवा सोच है, सकारात्मक सोच के प्रेरणा श्री मोहन सिंह नेगी जी। आप जो है कि संस्कृति के संरक्षण के लिए भी कार्य कर रहे हैं, विभिन्न जहां भी कला मंच होते हैं आपकी उपस्थिति रहती है, आप बहुत सकारात्मक संदेश उन मंचों के माध्यम से देते हैं। आपकी हॉबीज कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम में गाना, डांस करना, मंगल गीत, जागर, कुछ आप हमारे दर्शकों को, हमारे जो देवतुल्य दर्शक हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप जो बहुत प्यार देते हैं, और साथ ही साथ हमारे मेहमान आते हैं, वो जो है कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और आप लोग उसे देखकर आप लोग हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो क्या आपके एक जो रुचि है, रुझान है, जो आपकी हॉबीज है? देखिए, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, प्रैक्टिकल, क्योंकि वर्तमान जो उत्तराखंड है बनेगा, एक ऐसी जनरेशन हमारी है कि जो उत्तराखंड के जो मूल स्वरूप को भूलती जा रही है। और मैं आपके स्टूडियो में आया है और आपके मैं प्रोग्राम्स देखता रहता हूँ, तो वो आप बहुत बधाई के पात्र इस प्रकार के आप कार्यक्रम कर रहे हैं। और उत्तराखंड जो हमारा तब बचेगा, हमारे जो पवाड़े हैं, हमारी जो बगडवाली है, पंडवानी है, हमारे जो मांगल गीत है, हमारे बहुत प्रकार की विधाएँ हैं जो विलुप्त तो होती जा रही है। हमारी जो बोली है, भाषा है, उसका संरक्षण कैसे हो, उसके लिए मैं काम करना चाह रहा हूँ। और मेरा प्रयास भी रहता है कि हमारी जो गाँव की जो मौलिकता है वो बची रहनी चाहिए। आधुनिकता हो, पहनावे में आधुनिकता हो, भाषा में होनी चाहिए, लेकिन मौलिकता हमारी कम होनी नहीं चाहिए। हमारी जो पहचान है वो हमारी बोली से, हमारी भाषा से। क्यों मैं अपनी बोली को न बोलूँ, अपनी भाषा को न बोलूँ? मैं क्यों हेजिटेशन करूँ भाई कि मैं गोपेश्वर में क्या गढ़वाली नहीं बोल सकता हूँ? क्या मैं ठेठ अपना चमोली में या देहरादून जाके पहाड़ी क्यों ना बोलूँ, अपनी चमोली की भाषा क्यों ना बोलूँ? इसके लिए हम आने वाले समय में संरक्षण के लिए काम करेंगे कि हमारी वो मौलिकता बची रहे, और हमारे जो बच्चे इस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उनको सरकार संरक्षण दे, और वो उनको रोजगार से जोड़े। मान लीजिए कोई ढोल जो वादन की विधा है, वो विधा हमारे, जिससे हम अपने देवताओं को अवतरित करते हैं, वो विधा जीवंत होनी चाहिए। उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वो ढोल उसके रोजगार का विषय होना चाहिए, वो गीत, वो पवाड़े, वो उसका रोजगार का विषय होना चाहिए, तब जाके इसका संरक्षण होगा। और मुझे लगता है कि सरकारें काम भी कर रही हैं, लेकिन जो काम होने चाहिए तो हो नहीं पाए। आने वाले समय में यदि भविष्य में हम इन मेन स्ट्रीम में पहुँच के सरकार के एक अंग बने, तो इससे प्राथमिकता हमारी को संरक्षण करने की रहेगी। मेरा सवाल कहीं ना कहीं इतना तो बच गया है नेगी जी। बात यन छो आज व्यक्ति विशेष कार्यक्रम आप जन जो एनर्जेटिक पर्सनालिटी आया छ, तो कहीं न कहीं हर एक
जो व्यक्ति रन तेगा दिल में एक कवि एक गायक रन तुम्हारे भीतर क्या मतलब कवि चाहिए कि गायक चाहिए कि 2-4 लाइन कुछ है जो ता हम भी मजा है जो हमारा दर्शक होते भी मजा है जो अरे गढ़वाई भी अपनी बरकरार रहो कर लेगी। देखो पंडित जी, सबसे पहले धन्यवाद कि आपने गढ़वाली में सवाल पूछे। और हम लोग तो उत्तराखंड से तो गढ़वाली वन भी जरूरी है। और गीत और संगीत लगभग मेरे तेम कभी रहे नहीं और न कोई कविता, लेकिन ये छे मैसेज ये छे भाई कि सब लोगों ते भाई अपना गीत लेन जन गोगुती गुरान लगी ब्योड़ो पाको जन भी मतलब तुम लगने की हो यार ये भी बड़े अच्छे जे तुम कभी बाथरूम में गुनगुना हो या फिर कभी बाई चांस से बात का की नहीं मतलब अकेला लग गया बाटा अब पसीना का धारा लग गया और 2-4 लेन बोले के रास्ता भी कठिन हो मजा भी होनो वे टाइप में कुछ कि हमारा पुराना चंद सिंह राय जी एक कुमाऊनी जो गायकर था, तो उनको बेड़ो पाको 12 मासा शानदार गीत। और कोई भी सेरेमनी हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और बॉलीवुड फिल्मों में भी वो गीत को बहुत प्रयोग हुआ है। तो 2 लाइन बेड़ो पाको 12 मासा बेड़ो पाको 12 मासा नरना कपल पाक चैता मेरी छैला बेड़ो पाको 12 मासा नरना कपल पाक चैता मेरी छैला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, भारी भी हैं बहुत और बस एक फूल की तरह हल्के भी हैं। इनके व्यक्तित्व में बहुत सकारात्मकता है, आगे बढ़ने की ललक है और वो ललक कहीं ना कहीं आपको आपकी बुलंदियों तक ले जाएगी और काफी हद तक आप बुलंदी तक पहुंचे हुए हैं। ये आपके जो अभी आपने अचीवमेंट्स ली हैं उनसे पता चलता है। तो ये सारी बातें आपने बताई, बहुत मजा आया, हम गढ़वे में बात भी करी और कई दर्शक मैं दोबारा से आप लोगों से मैं करबद्ध आपसे निवेदन करूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं आपका कि कई हमारा जो भय बंधु छे गढ़वाली तो वो लोग सब बोनानन कि भाई तुम्हारा जो कार्यक्रम चाहिए तुम प्योर के मां चलाओ गढ़वाई भाषा में। तो मैं यही निवेदन आपसे कौन चाहूँ कि बिल्कुल बराबर गढ़वाई भाषा में भी लगातार हमारा कार्यक्रम होते रहा, लेकिन कई व्यक्ति जो हमारा विदेशों में विद्योखणा रन प्रोग्राम और साथ ही साथ भारत बहुत बड़ो देश है, बहुत ज़्यादा बोली भाषा है, लेकिन जो हमारी हिंदी जो मातृभाषा है तो वे लगभग लोग इस्तेमाल करने का नहीं। तो वे वास्ते हम क्या करने कि जो हमारी जो कार्यक्रम चलना है हिंदी में बाकी जो हमारा गानावल गढ़वाई तो गढ़वाई में तो वाला बस थोड़ा बहुत कॉमेडी भी होना चाहिए और थोड़ा बहुत जो चाहिए सकारात्मक संदेश और हमारे जो चाहिए संरक्षण होना चाहिए, धार्मिक हो चाहे फिर हमारे जो चाहिए कि सांस्कृतिक हो, तो ये प्रयास में हम लगे हैं बराबर आप लोगों पर बराबर सहयोग मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप हमें देख रहे हैं फेसबुक पर, आप तक जुड़े नहीं हैं तो आपका प्यार मिलता रहे, फेसबुक पेज को आप फॉलो कर दें। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आपका दुलार मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी नेगी जी आप जैसी प्रतिभा हमारे एनएच परिवार के मंच पर आई और आपने अपने शब्द यहाँ पर दिए, युवाओं को एक संदेश दिया, राजनीतिक जीवन के बारे में बताया, अपनी जीवनी के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बुलाया और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप जहाँ भी हमें निमंत्रण देंगे निश्चित तौर पर हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज और आज हमारे विशेष मेहमान थे मोहन सिंह नेगी जी। धन्यवाद।